नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं खादी क्षेत्र की चुनौतियां और भविष्य पर। महात्मा गांधी की राय थी कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। विचारों के आधार पर काफ़ी वर्षों तक समर्पित खादी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी काम किया, लेकिन उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद इस सेक्टर में कई गंभीर चुनौतियां आई हैं। राज्यसभा टीवी की टीम ने देश के तमाम हिस्सों में इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की कि क्या चुनौतियां हैं और खादी का भविष्य क्या है। ये है भारत का सबसे बड़ा खादी भंडार, दिल्ली का खादी इंडिया भवन। चमक दमक में किसी शानदार एसी मॉल से भी बढ़कर। देश भर के चुनिंदा खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद यहां करीने से सजे हैं। 1955 में स्थापित इस खादी भंडार में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर तमाम दिग्गजों के पांव पड़ चुके हैं। इसका नक्शा बदलने के साथ देसी विदेशी खरीदारों की भीड़ को 90 लोगों की टीम के लिए संभालना मुश्किल लगता है। खादी इंडिया दिल्ली में बिक्री में अचानक भारी उछाल आया है। यहाँ की 90 लोगों की टीम लगातार व्यस्त दिखाई देती है। पूरे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यहाँ खादी हो चाहे ग्रामोद्योग हो सारे उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम एक रेंज हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक शुरुआत की है खादी लॉन्च के नाम से। अभी जयपुर में इनॉग्रेट किया है, दिल्ली में बाबा खड़ग सिंह मार्ग पे इनॉग्रेट किया है और बहुत सारी चेन्स हम लाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी क्षेत्रों में लगातार खादी को बढ़ावा देने की अपील कर रहे हैं। पुलिस और सेना, रेलवे, डाक और एयर इंडिया से लेकर पीएसयू और प्रधानमंत्री दफ्तर में खादी का उपयोग बढ़ा है। एयर इंडिया की विदेशी उड़ानों में खादी किटों का उपयोग हो रहा है। नई डिजाइन और दूसरे उपायों से युवाओं में भी खादी का क्रेज बढ़ा है। रितु बेरी को खादी का सलाहकार बनाया गया है। नए डिजाइन के तमाम उत्पादों के चलते 2017-18 में खादी की बिक्री 2680 करोड़ और ग्रामोद्योग की बिक्री 57,525 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। सरकार के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने खादी को अडॉप्ट किया है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवे खादी को पूरी तरीके से अपनाए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक ऑर्डर पास करके उनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उन सबको कहा है कि वो खादी और खादी के प्रोडक्ट ही लें। उसका बहुत बड़ा असर हुआ है कि वो करीब 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। एयर इंडिया जो है बहुत बड़ा ऑर्डर हमको देती है, जो उनकी ट्रैवल किट होती है फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में हम लोग सप्लाई करते हैं। बीते एक साल में खादी की बिक्री में 32% का उछाल आया है। खादी की बिक्री में उछाल पर एक नजर। 2011-12 में बिक्री हुई 968 करोड़ रुपए की, 2014-15 में 1170 करोड़ रुपए, 2015-16 में 1510 करोड़ रुपए, 2016-17 में 1810 करोड़ रुपए और 2018-19 का बिक्री लक्ष्य 5000 करोड़ रुपए। खादी का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम लोगों का जो एम है, जो पिछले साल 2005 करोड़ का जो सेल था, उसको इस फाइनेंशियल ईयर में जो है करीब 3200 करोड़ तक ले जाना है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 5000 करोड़ के ऊपर ले जाना है। मंत्रालय का भी हमारा पूरा फोकस जो है इसी के ऊपर है और हम लोग ये काम कर रहे हैं। खादी को हमारे स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी की धरोहर कहा जाता है। भले भारत के कपड़ा कारोबार में इसकी भागीदारी 1% से कम है, लेकिन इसकी पहुंच 3 लाख से ज्यादा गांवों तक है। लाखों कामगारों और खास तौर पर महिलाओं को इससे रोजगार मिला है। खादी अब ब्रांड और बड़ा कारोबार बनने की राह पर है। खादी की हिस्सेदारी 3.35% तक बढ़ाने को कई उपाय किए जा रहे हैं। ये पहली दफे कमीशन ने जो है वहाँ नर्मदा वैली के पास ओमकारेश्वर एक जगह है,
उसको जोड़ा है। हम लोगों ने 2 महीने पहले वहाँ पर अनाउंस किया था कि हम इसको चरखे और करघे देकर जो है खादी से जोड़ेंगे। वो आदिवासी महिलाएं जो 45 चरखे हम लोगों ने दिए, उन्होंने चलाकर प्रदर्शन किया और ये डिमांड की गई कि कम से कम अगर हमें 200 चरखे और दे दी जाएँ तो हमारे यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं सबको काम मिल जाएगा। तो हमारे प्रयास हैं कि हम उनको और चरखे और लूम्स दें और वो खादी का एक बहुत बड़ा सेंटर बनेगा। जीन्स और टी शर्ट जैसे उत्पादों को खादी की श्रृंखला में शामिल कर युवाओं को रिझाने की कोशिश जारी है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में खादी उत्सव और समर कलेक्शन की शुरुआत की गई है। खादी की ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने को पेटीएम के साथ भी समझौता हुआ है। फ्रेंचाइजी के तहत नई दुकानें खुल रही हैं। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे खादी के आउटलेट्स नहीं है और आज खादी की डिमांड है। हम हर जगह पर अपने आउटलेट्स नहीं खोल सकते। फ्रेंचाइजी के माध्यम से हमने किया। अभी हमने इसी महीने पूना में एक खोला, अभी दूसरा जो है अभी साउथ इंडिया में खोला गया। तो कम से कम 20 ऐसे जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। और इस साल क्योंकि ये देश जो है 70वां अपना इंडिपेंडेंस ईयर मना रहा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस साल में कम से कम 70 फ्रेंचाइजी आउटलेट जो हैं खोलेंगे। उसके प्रयास चल रहे हैं। देश भर में खादी और ग्रामोद्योग की करीब 7 लाख घरेलू इकाइयां हैं। पौने 10 लाख चरखे और 1,51,000 करघे खादी की जीवन रेखा हैं। खादी के क्षेत्र में डगमगा रहे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राज्य सरकार नई नीति बना रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी खादी के विकास को कई कदम उठे हैं। खादी कामगारों का मेहनताना भी बढ़ा है। इन प्रयासों के साथ खादी कामगारों के जीवन में बदलाव लाने को राज्यों को बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खादी पहनते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री की अपील ने खादी की बिक्री पर असर डाला है। खादी ग्रामोद्योग आयोग कुछ नई कोशिशों में जुटा है। प्रधानमंत्री जो है एक यूथ आइकन है और यूथ उनकी बात को सुनता बहुत है। जब से उन्होंने खादी के लिए आह्वान किया तो बहुत यूथ जो है अट्रैक्ट हुआ है। और हम लोगों ने भी ये प्रयास किए हैं कि यूथ सेंट्रिक जो है डिज़ाइंस बनाई जाएं। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को लगाया गया है। ऋतुवेरी जैसे डिज़ाइनर्स भी इस वक्त हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको क्या चाहिए है, क्या ट्रेंडी है और आज की डिमांड क्या है, उसको ध्यान में रख के जो है खादी की डिज़ाइनिंग होती है। And design is awesome. It has many designs and numbers of design are available. That's too with quality. So we don't have to compromise with quality over here. सरकार खादी उत्पादों को बढ़ावा देने में लगी है। हर शुक्रवार को सरकारी कर्मचारी खादी पहने और सरकारी स्कूलों में ये बच्चों की यूनिफॉर्म बने, इसकी कोशिशें जारी हैं। पुलिस और रक्षा कर्मियों की वर्दी, रेलवे, भारतीय डाक और एयर इंडिया में भी खादी का उपयोग बढ़ रहा है। इतनी मांग। कभी नेहरू जैकेट लोकप्रिय थी, लेकिन आज मोदी जैकेट फैशन में है। देश भर में खादी के 7050 आउटलेट नई तैयारियों में जुटे हैं। एक साथ कई तरह की कोशिशें जारी हैं। मोदी जी के कारण खादी के बारे में लोगों में आसक्ति निर्माण हो रही है। कम से कम उन्होंने जो गत साल आह्वान किया था, एक ड्रेस तो पहने। अभी महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हफ्ते में एक दिन खादी की पोशाक पहनते हैं। डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन सप्लाई उतना नहीं है, प्रोडक्शन उतना नहीं है। खादी के पीछे के वास्तविक आधार यानी कत्तिन और बुनकर इस चमक के बीच अंधेरी दुनिया में ही हैं। कठिन जीवन और अनिश्चित आजीविका इसकी खास वजह है। बुनकरों को हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी 150 रुपए मिल जाएं तो बड़ी बात है। नई पीढ़ी है, ये इसमें आना नहीं चाहती। आज 9 से 10 लाख बुनकर बेकार पड़े हैं। 50-60 रुपए आमदनी मिलती है। पारंपरिक हाथ चरखों की क्षमता सीमित थी, लेकिन सोलर चरखों से थोड़ी उम्मीद जग रही है। कत्तिनों का समय और श्रम बचने के साथ नई उम्मीदें जग रही हैं। ये चरखे 8 घंटे में 75 से 90 गुच्छा या गुंडी सूत काट लेते हैं। पारंपरिक हाथ चरखे 25 से 30 गुंडी सूत ही बना पाते हैं। अंबर चरखे से हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है। अब अंबर चरखे में 2 तकवे से लेकर 4, फिर 6 तकवा, 8 तकवा और 10 तकवे वाले अंबर चरखे आज मौजूद हैं। अगर हम इसके साथ साथ सौर ऊर्जा भी जोड़ेंगे तो एक ही समय में
3 अंबर चरखे का काम हो सकता है और उत्पादन बहुत बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी देना चाहिए, जैसे नवयुवक है उनको आज के ज़माने में 300 रुपये 8 घंटे का 300 रुपये कम से कम मेहनत मिलनी चाहिए, वो 300 रुपये इसमें मिलती नहीं। तो 2 जन का काम है, लेडीज़ भी यहाँ काम करती है, जैसे मैं यहाँ हूँ तो मेरी बीवी वो घर में बॉबिन भर रही है, तो दोनों मिल के 300 रुपये रोज़ मिलता है। इसीलिए आज का जो नवयुवक है ये इसमें पढ़ना नहीं चाहता है। 1 अप्रैल 2016 से खादी सूत काटने वालों का मेहनताना सरकार ने 4 रुपए से बढ़ाकर 5.5 रुपए प्रति गुच्छा कर दिया है। दावा है कि खादी कामगार अब रोज 90 रुपए की जगह 190 रुपए तक मेहनताना पा सकेंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने दस्तकारों की कमाई बढ़ाने को महंगे उत्पादों पर 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क और बाजार विकास सहायता से भी मदद करने का फैसला किया है। जनश्री बीमा कवर भी 3 लाख खादी कामगारों को मिला। ये बात बहुत सच है कि कतिन और बुनकर की हालत कुछ समय पहले बहुत ख़राब थी। उनको काम नहीं मिलता था, वेजेस बहुत कम थे, लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा है। आज हमारा कतिन और बुनकर जो है 8 घंटे का काम पा रहा है, उससे उसकी आय बढ़ रही है। उसके साथ साथ कमीशन ने 2 बार उनके रेट भी रिवाइज किए जो कभी नहीं हुए। तो चरखा खादी का आधार और हमारी गौरवशाली धरोहर है। स्वाधीनता संग्राम की तमाम अनूठी यादें इससे जुड़ी हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया का सबसे विशाल चरखा स्थापित कर इसका महत्व बताया गया है। लकड़ी के परंपरागत चरखे अपना रंग रूप बदल रहे हैं और ताकत भी। गांधी जी ने ताकतवर चरखों की खोज की। आजादी के बाद एक अंबरनाथ ने बहुत कुआ अंबर चरखे का आविष्कार कर खादी की दुनिया को बदला। अंबर चरखे के आधार पर ही तमाम नए अनुसंधान हुए। 2007 में ई चरखा आया, लेकिन खास जोर नहीं पकड़ पाया। जो लोग ये मानते हैं कि चरखा पिछड़ेपन का प्रतीक है, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से लौट के, तो एक चरखा की खोज में थे। तो उस समय जो एक परंपरागत चरखा था जिसको गंगा बा नाम की एक महिला ने उन्हें भेंट दिया, उसमें वो और सुधार चाहते थे। और उस ज़माने में गांधी जी ने कहा था कि जो इसका मुझे उन्नत स्वरूप ढूंढ के देगा उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो इसलिए ये बात, गांधी जी आधुनिकीकरण के विरोधी थे, ये बात गलत है। विज्ञान के विरोधी थे, ये बात भी गलत है। खादी क्षेत्र कई तरह की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम कारीगर अपनी अगली पीढ़ी को इस क्षेत्र में लाना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग और दूसरी तमाम दिक्कतें हैं जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं खादी क्षेत्र की संभावनाओं और चुनौतियों पर। वैसे तो खादी क्षेत्र में चरखे के विकास की एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन इसका अनुसंधान और विकास का पक्ष काफ़ी कमज़ोर रहा है। इस दिशा में सरकार की ओर से कुछ कोशिशें जरूर की गई हैं। खादी रिसर्च में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान या एमगिरी देश की सबसे बड़ी संस्था है। खादी ग्रामोद्योग आयोग और आईआईटी दिल्ली ने इसे विकसित किया। इसके 6 विभागों में खादी और वस्त्र सबसे प्रमुख हैं। एमगिरी ने कई अभिनव प्रयास किए। छोटी लागत की कपड़ा बनाने की मशीन से लेकर सोलर चरखा इसमें खास है। एमगिरी प्रदर्शनियां और प्रशिक्षण भी करता है। इसने प्रयोगशाला में तमाम काम किए हैं। अलग अलग इलाके के प्रॉब्लम आते हैं कि भाई ये लोग ऐसा अपनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें मशीन डेवलप कर दो या इसमें आप संशोधन करो। तो हम आईआईटी, आईआईएम सभी लोगों से जुड़े हैं। तो लोगों को जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं उसमें हम कोशिश करते, कुछ हम करते, कुछ और लोगों से सलाह लेके उनको टेक्नोलॉजी देते हैं।
एमगिरी का परिसर ऐतिहासिक है। 1934 से 1936 के बीच गांधी जी और कस्तूरबा ने यहाँ निवास किया। यहीं उनकी दुनिया की एकमात्र प्रतिमा स्थापित है। यहीं 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ बना। 1955 में यहीं जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान खुला। इसी को नया रूप देकर एमगिरी नाम दिया गया। जैसी सरकार की नीति है कि हम 5 साल में किसानों की आय दुगनी करेंगे। ये दुगनी तभी पॉसिबल है, तभी ये चुनौतियां हो सकती है कि प्रोड्यूसर मस्ट बिकम ए प्रोसेसर। वही माल तैयार हुआ, वही। और गांधी जी भी यही कहते थे, यहाँ जितनी भी मीटिंग होती थी या बाहर जगह, कि भाई आज़ादी मिलने के बाद सबसे अगर कोई पहला काम करना है तो जब तक देहातों का विकास नहीं होगा, भारत की आर्थिक नीति सुधरने वाली नहीं है। उनकी आय बढ़ाने के लिए चरखा उपयोगी होगा। और वो कैसा होगा? अगर हम बगैर रसायन का यानी विश्व मुक्त कपास पैदा करेंगे और विश्व मुक्त कपड़ा तैयार करेंगे तो पूरे दुनिया में उसकी कीमत बहुत आएगी। गांधी जी ने जिस विदर्भ को खादी और रचनात्मक कामों का केंद्र बनाया, उसे आचार्य विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया। सेवाग्राम और पवनार की दिनचर्या पहले जैसी चल रही है। सेवाग्राम 12 सालों तक गांधी जी का निवास रहा। एक से एक बड़ी हस्तियां यहां पधारी और देश के भविष्य के तमाम फैसले हुए। 3 करोड़ की आबादी वाले विदर्भ की सबसे कीमती फसल कपास और बीटी कपास करीब पूरे इलाके पर काबिज हो चुकी है। देसी कपास का सिमटना खादी सेक्टर की गंभीर चुनौतियों में से एक है। साबरमती के बाद में आफ्टर 1930s जो बेसिक फ्रीडम स्ट्रगल काम जो हुआ है वो सब सेवाग्राम से हुआ है। और सेवाग्राम ऐसी जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए कैसे वो स्वदेशी अवलंबन करे, उसका प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, उसकी ये एक कर्म भूमि रही है। चाहे खादी की बात लें, चाहे चर्मकारों के लिए लेदर का इंडियननेस हो, इंडियन पॉटरी हो, ये सब चीज़ों के लिए सेवाग्राम एक प्रैक्टिकल ग्राउंड वाला एक फील्ड रहा है। महात्मा गांधी ने तमाम व्यस्तताओं के बाद भी अपने 18 रचनात्मक कामों में खादी को खास अहमियत दी। खादी से वो गरीबी और बेकारी के खिलाफ जंग लड़ना चाहते थे। उन्होंने साबरमती आश्रम में 1922 में खादी विद्यालय खोला। खेती और खादी को जोड़कर वो उसे स्वराज का साधन बनाना चाहते थे। विदेशी कपड़ों के खिलाफ मुहिम देश भर में फैली। जिस जगह हम आप बैठे हैं इस आश्रम में, आज़ादी के थोड़े दिन पहले जब ऐसा लग रहा था कि अब आज़ादी हो जाएगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक यहाँ हुई थी। तो यहाँ सबको सफाई करना और चरखा काटना अनिवार्य था। तो पंडित नेहरू ने कहा था कि बापू आपको अभी जितना चरखा कटवाना है कटवा लो, जब देश आज़ाद हो जाएगा आपकी चरखा खूंटी पर टक जाएंगी। तब बापू ने जो कहा था वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बापू ने कहा था कि जवाहर, जिस दिन मेरा चरखा खूंटी पर टंग जाएगा उस दिन मेरी जगह तुम्हारे जेल में होगी। गांधी जी की शिक्षा नीति में उद्योग धंधे का प्रतीक तकली और चरखा था। उनका दावा था कि अगर सारे उद्योग सौरमंडल हैं तो खादी सूर्य। हाथ से कते और बुने वस्त्रों के लिए खादी नाम गांधी जी ने ही दिया। तमाम कोशिशों से खादी उत्पादन 1 करोड़ गज तक पहुंच गया। देश में 517 खादी भंडार खुले और 1940 तक खादी की बिक्री 40 लाख रुपए तक पहुंच गई। आज भी 9 लाख चरखे अपने देश में डिसेंटाइज पद्धति से चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, ये है काम है, ऐसा मुझे लगता है। और अभी भी हम यहाँ सेवाग्राम में हमने ऐसा सोचा है, 80 साल हो गए सेवाग्राम आश्रम को, और योगायोग ऐसा है खादी को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो
खादी शताब्दी और सेवाग्राम आश्रम के 80 साल के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर कपास से कपड़ा तक हमने सोचा है, वो काम करेंगे। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन और खादी को प्रमुख राजनीतिक हथियार बनाया। खादी से ही बनने वाला राष्ट्रीय ध्वज हमारा गौरव है। उनकी सोच थी कि सूत काटने से करोड़ों लोगों का एक मजबूत संगठन बनेगा। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खादी को सरकारी संरक्षण देना चाहा। गांधी जी इससे सहमत न थे। वो चाहते थे कि खादी को सरकारी नहीं, सामाजिक संरक्षण मिले। पहले जब खादी कमीशन बना तब सब गांधीयन ही थे, लेबर भाई जैसे बड़े बड़े लोग थे, और वो पूरा खुद चरखा काट के आगे आए हैं। तो वो 75 तक वो ठीक चला। जब तक कमर्शियलाइजेशन नहीं बढ़ा और वो लोन देना, वो कम ब्याज से लोन देना, सब्सिडी देना, तब तक कम था। लेकिन जब से वो चालू हो गया, यानी फैसिलिटी चालू हो गया, तब से आम आदमी उसमें एंटर करने लगे, कोई व्यावसायिक लोग भी उसमें एंटर करने लगे। खादी उत्पादों में रेशम, सिले सिलाए वस्त्र और चरखे का निर्यात हो रहा है। 12वीं योजना में वैश्विक बाजार में खादी की पैठ बढ़ाने की तैयारी है। सरकार इसके लिए कुछ नई कोशिशें कर रही है। खादी के विकास की सरकारी पहल, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर बल, धरोहर ग्रामों की पहचान और विकास, डिजाइन और प्रौद्योगिकी में नवीनता, खादी का बाजार हिस्सा बनना, खादी उत्पादों को सभी आयु वर्ग में लोकप्रिय बनाना। बहुत सारा काम इसमें बचा है, तो हम केवल चरखे तक न रुक जाए, केवल गांधी की फोटो तक न रुक जाए। ऐसा मुझे लगता है कि खादी के इस पूरे विविध आयाम को यदि हम देखें तो बहुत बड़ा काम इस देश में केवल खादी संस्थाओं के लिए नहीं, विश्व पटल पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक योगदान भारत कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सरकार ब्रांड बनाकर खादी को जीवन देना चाहती है। उसे लगता है कि दुनिया के सबसे युवा देश में युवाओं को रिझाकर खादी फिर से हैसियत बना लेगी। 1953 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड बनने के बाद इस क्षेत्र में सरकार ने मदद की। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने मुहिम को आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि मौजूदा माहौल में खादी के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खासतौर पर राज्य सरकारों को नई भूमिका तैयार करने की ज़रूरत है। कत्तिनों और बुनकरों को आजीविका सुनिश्चित करने और उनकी आय को बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ प्रचार और प्रसार पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।